Yes, good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपके एग्जाम है, आप सबको पता है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा जितना करवा दिया गया है आज तक। ठीक है, प्लेन में जितना आपको आज तक करवा दिया जाएगा वहां तक आएगा। ओके, बाकी मैं एक बार आपको सेंड कर दूंगी। जी बेटा। मैम टेस्ट आपका आएगा ना फिर? झा से तो यहाँ पे नहीं है ना? बेटा झा से तो नहीं है, लेकिन मैं भी, मेरा बेटा काफी बीमार है, तो मैं भी वैसे बहुत मुश्किल से आज क्लास ले पा रही हूँ। मेरा थोड़ा सा तो भी मुझे तो, मैंने तो पेपर बनाना शुरू नहीं किया, पता नहीं किसका आएगा, कौन बनाएगा, ठीक है, मैं नहीं कह सकती। ओके। ये प्लेन में स्टार्ट किया था, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करवा दूँ। डॉट यूनिट वेक्टर एंड इक्वल टू, बेटा अगर आर आपको पता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड की, unit vector perpendicular to the plane. It is a unit vector perpendicular to the plane. Unit vector perpendicular to the plane. अगर बच्चे ऐसा लिखा होता है r dot any vector, और जब r dot unit vector equal to d हो, तब तो बेटा d क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तब तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। लेकिन यूनिट वेक्टर ना होकर यहाँ पर वेक्टर है, तब बच्चे डी डिस्टेंस नहीं है ओरिजिन से, आपको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको दोनों साइड किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इस जो ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तब आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी r डॉट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। अब ये डी ऑरिजिन, अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछी जाए तो आप चेक कर लें कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये राइट साइड में डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन है, और अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं है तब आपको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, फिर क्या आएगी राइट साइड में? डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, ये क्या है? फॉर्म वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। यूनिट वेक्टर है यहाँ पर तो Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू d। यहाँ पर बच्चे अगर यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ये फॉर्मूला है। तो फर्स्ट था जब आपको क्या गिवन हो? ऑरिजिन से डिस्टेंस और वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सेकंड मैंने क्या बताया था? अगर एक पासिंग पॉइंट गिवन हो x1 y1। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नाउ इज इट ओके? यस बच्चे, अब दिख रही है? अब दिख रही है बेटा स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। अब दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस दिख रही दिख रही है है ना? मैम। ओके यस मैम। ओके। हाँ जी, ये फिर क्लियर तो क्या होगा ना बच्चे आपको? ये बात क्लियर है ना? फर्स्ट पॉइंट कि r डॉट यूनिट वेक्टर इक्वल टू d हो, और अगर सिंपल वेक्टर हो तो आप दोनों साइड मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर ना होकर सिंपल वेक्टर है तो आप दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तब यहाँ जब यूनिट वेक्टर होगा तब d डिस्टेंस होगी। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है, सिंपल वेक्टर है, तो आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। सेकंड मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्या गिवन हो, एक तो पासिंग पॉइंट, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज।
परपेंडिकुलर वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है उसको मैं ए बी सी से डिनोट कर रही हूँ. दीज आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर. परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को तो क्या थी इक्वेशन a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0. ये तो कार्टेशियन थी. वेक्टर क्या थी? r डॉट, ये एनी वेक्टर है, ठीक है. r डॉट r माइनस a डॉट n where a is the passing point. a क्या है? passing point है. और n क्या? परपेंडिकुलर वेक्टर. यानी कि परपेंडिकुलर वेक्टर मींस अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर n क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर n हो जाएगा ai प्लस bj प्लस ck. ठीक है. परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज में abc कह रही हूँ तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा? ai प्लस bj प्लस c. तो r इसको ऐसा भी लिखा होता है कई बार, r डॉट n is equal to a dot n. और पता है आपको xi plus yj plus zk. n क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन, परपेंडिकुलर वेक्टर है n. ठीक है. n है परपेंडिकुलर वेक्टर. अगर ये वेक्टर ये है, परपेंडिकुलर वेक्टर ये है, तो a b c क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन. a पासिंग पॉइंट, a पासिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर, पासिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर यानी कि x1i plus y1j plus z1k, एंड वही है परपेंडिकुलर वेक्टर जिसके डायरेक्शन रेशियोज a b c. तो बच्चे ये साथ के साथ आपको याद हो जानी चाहिए इक्वेशन. ये जो इक्वेशन मैंने ये लिखी थी, ये कई बार ना इस तरह से भी लिखी जाती है. देखो अगर बेटा मैं मल्टीप्लाई करूं ax plus by plus cz, ठीक है, क्या आएगा? ax plus by plus cz. अब क्या बच गया बेटा? माइनस ax1. x1 गिवन होगा ना पासिंग पॉइंट, a डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई करके कुछ कांस्टेंट आएगा, माइनस by1 भी कोई कांस्टेंट होगा, माइनस cz1 भी कोई कांस्टेंट होगा. इनको ऐड करने पर जो कांस्टेंट आएगा माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1, क्योंकि ये तो गिवन होंगे ना. abc परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे और x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट गिवन होगा. तो जब x1 y1 z1 और abc गिवन होंगे तो माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 ये बच्चे कांस्टेंट होगा. ये कांस्टेंट होगा तो राइट साइड में जाकर मैंने उसको उस कांस्टेंट को कलेक्टिवली डी लिख दिया. तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये बहुत बार यूज होगी. तो अगर लिखा है ax plus by plus cz equal to d, तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ax plus by plus cz equal to d is इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इस फॉर्म को मैंने इस तरह से बता दिया कि कैसे लिखा है. जो कांस्टेंट्स हैं उनको कलेक्ट करके हम राइट साइड लेते हैं. ठीक है. ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है बच्चे, ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, ये इन कांस्टेंट्स को कलेक्ट करके राइट साइड आया. ठीक है. अच्छा, तो ये इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये जनरल इक्वेशन. अच्छा, अगर जनरल इक्वेशन को, ये कोई इक्वेशन भी दी जाए आपको प्लेन की, अगर इस फॉर्म, इस जनरल इक्वेशन को ax plus by, इसको आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, नॉर्मल फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है? बस a b c की जगह क्या होनी चाहिए? lmn होनी चाहिए. lmn कैसे आएंगे? जब आप इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें दोनों साइड, अंडर द रूट मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. अगर आप दोनों साइड डिवाइड कर दें, अब आपके पास क्या आ जाएगा? अब ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन आते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड 1 होगा. तो ये lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d करके जो आएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन. तो आपके पास एक कौन सी फॉर्म आ गई? जनरल फॉर्म से हमने इसको चेंज कर दिया किसमें? नॉर्मल फॉर्म में. ठीक है. अब बेटा एक बात मैं अगर आपसे कि अगर मैंने अभी बोला आपको r dot n is equal to d,
ये कोई यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर, ये कोई प्लेन, तो आप समझ गए ना ये n क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है ये। तो अगर मैं पूछूं इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू दिस वन प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन के, मान लो ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बेटा, जो इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है पैरेलल। तो जो इसके नॉर्मल होगा वही इसके भी नॉर्मल होगा, ये ना उसके बाद जो वेक्टर इसके नॉर्मल है वही इसके नॉर्मल होगा, अगर ये दो प्लेन पैरेलल है तो जो वेक्टर इस के नॉर्मल है वही इसके क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर सेम रहेगा अगर दो पैरेलल प्लेन है, आप देख सकते हैं अगर दो पैरेलल प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, देखो नॉर्मल वेक्टर सेम है। अगर नॉर्मल वेक्टर सेम है तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पैरेलल टू दिस वन प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पैरेलल टू दिस वन प्लेन, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, r डॉट, ये सेम रहेगा परपेंडिकुलर वेक्टर और यहाँ पर कोई और कांस्टेंट आ जाएगा। So it is a plane parallel to this one plane. दो प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के सेम रहेगी, क्योंकि रेशियोज है ना, कोसाइन अलग हो सकते हैं बच्चे, सोच के देखो डायरेक्शन कोसाइन अलग हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे लेकिन डायरेक्शन रेशियोज सेम रहेंगे। आप एग्जांपल देखो, मान लो 2 3 4 है, ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर हैं 4 6 और 8, तो रेशियो तो सेम रहा ना, रेशियो तो वही आया ना 2:3:4, तो डायरेक्शन रेशियोज तो सेम रहेंगे, कोसाइन स्टाइल अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज तो सेम रहेंगे। ये बात समझ में आ गई कि अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, तो उनका परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। अब बच्चे मैं बता रही हूँ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स गिवन हैं तब आप प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं तब आप प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर बी है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर क्या है, सी। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, मैंने कहा था अगर एक पॉइंट होगा जब भी तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स x1 y1 z1 लूंगी, 2 होंगे तो मैं पॉइंट x2 y2 z2, और 3 अगर होंगे तो उसी तरह से पॉइंट क्या आ जाएगा, x3 y3 एंड z3। ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। क्या होगी इक्वेशन, वैसे पूरा सॉल्व करना वो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि कहाँ से आया ये। आप बहुत सिंपल सा याद करने का तरीका है कि पीछे सेम रहेगा ए ए ए, तो माइनस किसमें करते जाएंगे बेटा, मैंने बोला पीछे सेम रहेगा, माइनस ए ही होगा, ठीक है, माइनस में ए ही होगा, याद करना इजी हो जाएगा। बाकी क्या बचे, अब आर बी और सी बचा ना, मैंने बोला माइनस में तो ए ही होगा, कोई भी एक पासिंग पॉइंट उठा लो, कोई भी एक पासिंग पॉइंट उठा लो, फर्स्ट पासिंग पॉइंट में के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर, तो वो पीछे तो ए ए ए है। अब क्या बचा, आर बी और सी बचा ना, तो आर बी सी, इसको ऑर्डर में ए ए आएगा, तो बाकी क्या बचा, आर बी और सी ना, उसे ऑर्डर में लिख लो बस, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर क्रॉस। तो बच्चे वैसे ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना सिलेबस से हट चुका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये नहीं बोला गया कि 3 पॉइंट से पास करने वाली तो सिलेबस में शायद है, क्योंकि बोला नहीं गया डिलीट के लिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो सिलेबस से हटा है ना वो भी कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे। अगर आपको मैं अभी क्वेश्चन जो है लूंगी तो आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना, कि एक यहाँ लिख दिया, अगले यहाँ के कंपोनेंट्स, अगले कंपोनेंट्स यहाँ पर, बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, यही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कुछ नया नहीं होता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म भी बेटा इससे भी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे याद करना बहुत इजी है। क्यों इजी है,
जैसे इसमें पीछे ए आया ना, वहां पीछे क्या होगा, पहले कॉलम में x1 जैसे, अगले कॉलम में y1, अगले कॉलम में z1, इसको याद करना बहुत इजी है। x1 y1 z। अब देखो क्या बच गया, जैसे यहाँ क्या बच गया था, r b और c बचा था ना, तो r यानी कि x, क्या बचा था, r b यानी कि c यानी कि x2, c यानी कि x3, तो क्या बचा, r के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, x, r के कॉरस्पॉन्डिंग बेटा क्या आएगा, क्योंकि r का मतलब क्या होता है, r के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या लेते हैं, x ना बच्चे, यहाँ x1 आ गया, तो क्या बचा आपके पास, जैसे ये ले लिया था RBC बचा ना, RBC बचने का मतलब x, x2, x3, क्या बचे x2, x3 माइनस साइन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर y1 तो क्या बचे, y2 और y3 बचे ना, y2, y3, तो इसी तरह से याद करना बहुत इजी है। z1 लेना है, जैसे माइनस ए के लिए तो 1 आएगा ना, ए के लिए 1 तो क्या बचे r और bc, तो r तो यानी कि z1 के लिए z, और b के लिए z2, और यहाँ पर z3, ठीक है। z1 ले लिए तो z2 और z3 बचे, तो बहुत बहुत सिंपल है याद करना, इस मेथड से याद करोगे। तो बस यही कुछ था बेटा, ये पॉइंट सिलेबस से हट चुका है, एंगल बिटवीन द लाइन हट चुका है, बिटवीन द प्लेन हट चुका है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये बिल्कुल हट चुका है टॉपिक, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब बच्चे हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक बात और, अगर आपको ये देखना है कि कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, कि टू प्लेन्स जो है एक ही प्लेन में, अगर जो है एक ही प्लेन में है, तो आप कैसे चेक करेंगे, कोप्लेनरिटी ऑफ टू प्लेन्स, वेक्टर इक्वेशन गिवन हो या फिर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो, तो टू प्लेन्स आर कोप्लेनर इफ, कोप्लेनर कब होते हैं, x2 minus x1, y2, two planes are coplanar, planes are coplanar एक ही प्लेन में कब होंगे, if x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, फर्स्ट रो में क्या आ गया, x2 minus x1, y2 minus y1 एंड z2, दूसरे में क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो, देन वी विल से दैट द टू प्लेन्स आर कोप्लेनर, हम कहेंगे दोनों प्लेन्स क्या हैं, कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में है, ठीक है। एक बच्चे एक पॉइंट और बता दूं मैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ये आपको आती भी है वैसे, अब ये बस x y z है, तो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी ना, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x by a plus y by b y by b equals to 1. यहाँ पर आ जाएगा z by c is equal to 1, इट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर xy प्लेन है तो z0 हो जाएगा, ठीक है। xy प्लेन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होकर हम abc फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं बताऊंगी। अब बेटा हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 11.3 का बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब आप कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बता भी दिया था, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मेरा दिमाग परेशान सा था देख की वजह से, तो फर्स्ट बताइए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन बतानी है, जो प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स, ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है, ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब आपको d गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, देखो नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं है, सिंपल नॉर्मल वेक्टर है, सिंपल नॉर्मल वेक्टर को n वेक्टर से डिनोट करेंगे, यूनिट होता है तो मैं ऊपर कैप लगा देती हूँ। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या गिवन है, नॉर्मल वेक्टर है 3i plus 5j minus 6, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बच्चे, एनीबॉडी कैन टेल, फर्स्ट इक्वेशन ही थी, याद करो, फर्स्ट अभी आते ही मैंने फर्स्ट इक्वेशन बताई है, जब क्या गिवन हो, ओरिजिन से डिस्टेंस और यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, याद आ रही है किसी को क्या होती है इक्वेशन,
मैम आर कैप इंटू में एन कैप बाय एन कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू डी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप। आर कैप नहीं बेटा, आर तो वेक्टर है, एन कैप होता है यूनिट नॉर्मल। मैम एन कैप ही बोलो। मुझे लगा आर भी कैप बोला आपने। आर कैप नहीं है, आर वेक्टर, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इक्वल, ठीक है। अब बचे बस यहाँ पर आपको नॉर्मल यूनिट नॉर्मल तो सिंपल वेक्टर है और चाहिए नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो आप निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो 9 प्लस 25 प्लस 36, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो r डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है, 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाय कितना हो गया बच्चे, 9 प्लस 25 प्लस 36, 70 हो गया, रूट 70 इक्वल टू डी डिस्टेंस आपको गिवन है 7। 7 बाय रूट 70। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन लिखने का मतलब बस आपको क्या करना है, r की जगह क्या लिख देना है, xi, मैं इसी को चेंज करके बता रही हूँ, थर्ड फिर आप खुद कर दोगे, मैं जो है आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, xi प्लस yj प्लस zj। अगर वेक्टर से कार्टेशियन बनानी है तो बस r को क्या लिख देना, xi प्लस yj प्लस zj डॉट, ये सेम एज इट इज 3i 3 बाय रूट 70i 5 बाय रूट j माइनस 6 बाय रूट 70k। ये बच्चे मैंने चेंज कर दिया इसमें कार्टेशियन फॉर्म में। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं, आई वालों की मल्टीप्लाई करो, तो 3 बाय रूट 70x प्लस 5 बाय रूट 70j माइनस 6 बाय रूट 70k इज मैम इक्वल, 5 बाय रूट 70 y और z नहीं आएगा। हाँ आई वालों की मल्टीप्लाई जे और या, तो इस तरह से आप पार्टीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। ऑरिजिन से क्वेश्चन को ध्यान से सुनो एक बार, क्या है क्वेश्चन बच्चे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के फुट की आपके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया प्लेन पर, ठीक है। ऑरिजिन से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो जो फुट है, मान लो ये फुट है, इस फुट को मैंने एम नेम दे दिया, तो इस एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो फुट आया उस फुट के आपको कोऑर्डिनेट्स यानी कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चे। एम जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली OM इज द नॉर्मल टू द प्लेन, एम फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो OM इज द नॉर्मल टू द प्लेन, OM is the normal to the plane। OM जो है क्या है, OM is the normal to the plane। अच्छा अब आप मुझे ये बता सकते हो कि अगर ये प्लेन की इक्वेशन है, ये मैंने प्लेन की इक्वेशन बताई थी आपको, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 बताई थी। यस मैम, प्लस c into z minus z1 equals to x1 y1 Point. z1 are passing point and abc are direction ratios.
किसके डायरेक्शन रेशियोज? प्लेन के। नो, यही बच्चे गलती करते हैं. ABC are not the direction ratios of the plane. Anybody can tell? हाँ जी. ABC क्या है? मैंने स्पेशल बोला भी था, ध्यान से देखो. ये ABC क्या है बताया था मैंने आपको. Anybody can tell? वैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप इस तरह से क्लास में इतने अटेंटिव नहीं है जितने कि नॉर्मली क्लास में हुआ करते थे. Nobody can tell? ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियोज हैं, लेकिन किसके हैं? याद करो. ABC. पेंडिकुलर प्लेन के, नॉर्मल के. यस, वेरी गुड. कौन है ये? किसने बताया? रितिका. रितिका. वेरी गुड रितिका, वेरी गुड. गुड रितिका. क्या है ये? एबीसी क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. याद करो, मैंने बताया था आपको, अगर ये प्लेन है तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर गिवन है या नॉर्मल, ये जो नॉर्मल वेक्टर था इसके डायरेक्शन रेशियोज थे एबीसी. प्लेन के नॉर्मल वेक्टर n गिवन था. n मैंने बोला था n इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन. बताया भी था मैंने कि जो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर एबीसी के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आपको नॉर्मल वेक्टर क्या गिवन होगा? ai प्लस bj प्लस ck. तो बच्चे ये एबीसी क्या है? प्लेन के, ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं. याद रखना बच्चे, डायरेक्शन रेशियोज of the normal vector to the plane. प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं. ओके. अब बच्चे, अगर ये फॉर्म कुछ इस तरह गिवन हो, ax प्लस by प्लस cz, और इनको सॉल्व करके -ax1 -by1 राइट साइड में कांस्टेंट लिख दिया. वही वाली फॉर्म है ना. देखो, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d. वही वाली फॉर्म है. तो अब मुझे बताओ ये 2 3 4 क्या है? हाँ जी, क्या है 2 3 4? क्या है 2 3 4? प्लेन के डायरेक्शन रेशियो. प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज. फिर आप ये बोल रहे हो क्या है? जो नॉर्मल है प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज. हाँ, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं. ठीक है. तो 2 3 4 क्या है? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है. तो बच्चे OM भी नॉर्मल है ना प्लेन के? OM नॉर्मल है ना? 2 3 4 क्या है? 2 3 4 these are the direction ratios of normal to the plane. ठीक है. और OM भी नॉर्मल है प्लेन के, तो OM के डायरेक्शन रेशियो मैंने कहा था ना, डायरेक्शन रेशियो तो सेम होंगे, कोसाइन से अलग हो सकते हैं क्योंकि वो तो रेशियो है ना. तो OM के डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OM क्या होंगे? 2 3 4. 2 3 4. हमें OM के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए. ठीक है. OM बच्चे एक लाइन है. OM एक लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट क्या है? 0 0 0. तो क्या हम OM लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? मैं क्यों लिखना चाह रही हूँ? क्योंकि हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने बच्चे. M निकालने हैं ना. M जो पॉइंट है वो लाइन OM पर है. ठीक है. तो हम ऐसे में क्या देखते हैं? हम ये देखेंगे कि M जो पॉइंट है वो लाइन OM पर है. तो OM की इक्वेशन अगर हम लिख लें तो M पॉइंट भी उससे सा ही होगा. तो पहले मुझे क्या करनी है? लाइन OM की इक्वेशन लिखनी है. तो लाइन OM के डायरेक्शन रेशियो पता चल गए, और लाइन जो OM है उसका पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग पॉइंट से पास कर रही है. पासिंग पॉइंट पता है कोई OM का? O से पास कर रही है ना OM लाइन. यस मैम. याद करो, ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था लाइन से स्टार्ट किया था, अब हम प्लेन पर आ गए. लाइन में सबसे पहले दिन बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड द पासिंग पॉइंट इज गिवन. याद करो क्या थी? x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals x to c minus minus a. x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. आ गया? is equal to lambda. ये क्या थे? x1 y1 z1 फर्स्ट पासिंग पॉइंट और abc लाइन के डायरेक्शन रेशियोज. लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी हैं और पासिंग पॉइंट भी है. तो OM की इक्वेशन क्या होगी? OM की इक्वेशन हो जाएगी x minus 0 upon 2 y minus 0 upon 3 is equal to z minus 0 upon 4 is equal to. It means we can say that बच्चे x, y, z is any point on the line ना,
जिसके इक्वेशन लिख रहे होते हैं, ये तो मैंने 11 में बताया था, हम जिसकी इक्वेशन लिख रहे होते हैं Yes, ma'am. तो x y z उस लाइन पर ही पॉइंट होते हैं. इट मींस एनी पॉइंट ऑन द लाइन OM इज ऑफ द फॉर्म एनी पॉइंट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ. एनी पॉइंट on line OM, any point on the line OM is of the form, किस फॉर्म का होगा? x by 2 equal to lambda, यानी कि x जो है 2 lambda टाइप का होगा. y by 3 equal to lambda, यानी कि y जो है 3 lambda टाइप का होगा. और z by 4 z जो है, तो जो कोई भी पॉइंट है ना लाइन पर वो इस फॉर्म का होगा. Any point is of this one form. तो m जो पॉइंट है वो भी इसी फॉर्म का होगा. और m जो पॉइंट है वो, ये जो m पॉइंट है वो क्या प्लेन पर लाई कर रहा है, मुझे बताओ. क्या m पॉइंट इस प्लेन Yes, पर लाई ma'am. कर रहा है ना? तो अब Yes, ma'am. आप रखेंगे, एक तो m पॉइंट कोई भी पॉइंट है वो इस फॉर्म का होगा, तो m पॉइंट भी इसी फॉर्म का होगा, यानी कि जो पॉइंट m के m है वो भी इसी फॉर्म का होगा. ऑल्सो point M lies on the plane. कौन से प्लेन पर लाई कर रहा है? 2x plus 3y plus 4z equal to 12. यहाँ से बच्चे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. लैम्डा की वैल्यू आ गई तो m पता चल गया है. m पता चल जाएगा आपको, बस लैम्डा ही तो निकालना है. लैम्डा यहाँ से निकाल लो. जैसे m पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह क्या रख देंगे? 2 लैम्डा, y की जगह 3 लैम्डा और z की जगह 4 लैम्डा. यहाँ से लैम्डा निकाल के पुट कर दो तो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा, 29 लैम्डा इक्वल टू 12, लैम्डा इक्वल टू 12 by 20. अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? m पॉइंट इस फॉर्म का है, m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? m पॉइंट वो है ना 40 है, तो क्या आ गए? 2 into लैम्डा, 2 into 12 by 29. y क्या आ जाएगा? 3 into 12 by 29. z क्या आ जाएगा? क्लियर बेटा? हाँ जी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा. फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. प्लेन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है जब आपको क्या गिवन हो? क्वेश्चन नंबर 5 था, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. उस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो प्लेन क्या बोला है, पासिंग पॉइंट गिवन है उस प्लेन का. पासिंग पॉइंट क्या है? 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है वेक्टर. वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन क्या है? वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज I plus j minus 2. एक पासिंग पॉइंट और नॉर्मल टू द प्लेन. तो कौन सी आप इक्वेशन लगाएंगे? यहाँ पर फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस फ्री गिवन. सेकंड क्या थी? जिसमें पासिंग पॉइंट और नॉर्मल टू द प्लेन गिवन होता है. तो क्या होती है इक्वेशन? r minus a dot n equal to 0 लिखो, या फिर ये नॉर्मल वेक्टर और n नॉर्मल वेक्टर होता है, या फिर क्या लिख सकते हैं? r dot n is equal to a dot n. कैसे मर्जी लिखो, ठीक है. अब बस r पता आपको a और n जो है पुट करना है. वेक्टर फॉर्म में तो r को r ही लिखेंगे, कार्टेशियन में r को xi plus yj plus z के लिखते हैं. वेक्टर में तो r को r ही लिखेंगे. r minus a पासिंग पॉइंट होता है. पासिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर लिखना है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा i plus 0j minus 2. तो r minus a क्या हो जाएगा आपका? i plus 0j और डॉट n वेक्टर क्या है? i plus j minus.
या फिर आप क्या करें, आर सीधा इसे है यहाँ पर, या फिर आप ऐसे लिखिए आर डॉट यूनिट वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू, ये पासिंग पॉइंट तो आई प्लस 0j माइनस 2k डॉट एन, एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के। तो ये क्या आ गई आपके पास, कार्टेशियन फॉर्म आ गई। वहां पर हम राइट साइड में डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, आई वालों की मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म आ गई आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 3। कार्टेशियन निकालनी है तो आर को क्या लिख देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आई प्लस जे, तो क्या आ जाएगा, आई वालों की मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में बेटा 3 पासिंग पॉइंट गिवन है और आपको इक्वेशन लिखनी है प्लेन की। अगर 3 पासिंग पॉइंट गिवन है और आपको प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तीन पासिंग पॉइंट गिवन है और प्लेन की इक्वेशन 1 1 minus 1, next is 6 4 minus 5 minus 4 minus 2 and 3। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया था बच्चे मैंने, पहले तो इनको लिख लो, ये क्या है x1 y1 z1, दूसरे पासिंग पॉइंट को x2 y2 z2, थर्ड को x3 y3 z3। बिल्कुल इजी सा तरीका बताया था। क्या, फर्स्ट कॉलम में तो क्या लिख लो, x1 x1 x1, सेकंड में y1 y1 y1, और थर्ड में z1 z1 z1। x1 लिखा तो क्या बच गए, r के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि x x2 और x3 बच गए ना बच्चे, क्या बचे, x x2 और x3, तो x1 तो लिख लिया, तो क्या बचे, x x2 और x3 बचे, तो वही लिखेंगे x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3। अब बच्चे x2 x3 की तो वैल्यू है कि नहीं, एक्स वाई जेड होंगे तभी तो इक्वेशन आएगी, एक्स वाई जेड की भी वैल्यू दे देंगे तो इक्वेशन कैसे आएगी, बस एक्स वाई जेड को छोड़कर बाकी सबकी क्या करो, पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड को छोड़कर सबकी वैल्यू पुट करो, x1 is 1, x2 is 6 and x3 is -4। हाँ जी, y minus y1 is 1, y2 is 4 and y3 is -4। Z minus Z1 is -1, Z2 is -1, Z3 is 3 -1। अब ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व करके आप लिख लें, डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास, आपको क्या सॉरी इसमें था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अच्छा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू दिस वन। तो बच्चे इसको सॉल्व करके ना, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 0 ही आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन नहीं आई ना आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं आई, यानी कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉलिनियर। अगर आपको प्रूव करना हो पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, अगर ये डिटरमिनेंट 0 आया तो यानी कि द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। और अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है एक ही लाइन में तो बेटा इनफाइनाइट प्लेन कैन बी पास, तो इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे तब आप इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस में नॉन कॉलिनियर है, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई जेड में, इसमें नहीं आई क्योंकि इसमें क्या है, पॉइंट्स क्या थे, कॉलिनियर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन x plus y minus z equal to 5. Find the intercepts. Intercepts बताने कट ऑफ बाय द प्लेन. अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो फाइंड x इंटरसेप्ट. याद करो y को 0 रख देते थे ना. x इंटरसेप्ट कोई लाइन ये x इंटरसेप्ट है. x इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y की वैल्यू 0 ना. तो अगर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को भी 0 रख दो और z को भी 0 रख दो. तो y और z को 0 रखना तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया 5/2. इसी तरह आपको इसमें क्या पूछा था फाइंड द इंटरसेप्ट. सभी इंटरसेप्ट पूछे. अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करेंगे आप x को 0 रख दो और z को 0 रख दो. x और z 0 रखो तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया. y इंटरसेप्ट आ गया 5. z इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो z इंटरसेप्ट निकालने के लिए x और y को 0 रख दो. 0 माइनस z तो z इंटरसेप्ट कितना आ गया -5. तो इंटरसेप्ट आ गए 5/2 5 और -5. ये बोलते थे. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट थी गिवन है on the y axis and parallel to zox plane. बेटा अगर zox प्लेन के पैरेलल है तो y इक्वल टू कांस्टेंट होगा. अगर zox प्लेन के पैरेलल है तो zox प्लेन के पैरेलल होने का मतलब इक्वेशन किस तरह की होगी y इक्वल टू k. और ये इंटरसेप्ट की क्या गिवन है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है 3 हो गई. तो इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल टू 3. अब बच्चे बस एक ही टॉपिक बचा है. उस टॉपिक पर बेस्ड है आगे 2 क्वेश्चंस. बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. वो प्लेन जो कि किन्हीं 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है. तो जब भी ये बोला हो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स, तो क्या करना है फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. ठीक है. तो यानी कि अगर मैं कहती हूँ r.n1 इक्वल टू d1 तो दूसरा प्लेन है r.n2 इक्वल टू d2. एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से. मान लो ये 2 प्लेन है और ऐसा प्लेन जो कि इन 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन. तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स कैसे लिखना है बस फर्स्ट प्लेन फर्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन से लिख रहे हैं प्लेन. तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन क्या है r.n2 माइनस d2. r फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास r.n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r.n2 माइनस लैम्डा d2 इक्वल टू 0. तो हम इन दोनों को कलेक्ट कर लेंगे इन दोनों को कलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. तो हम कलेक्टिवली अगर मैं r डॉट कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा इन दोनों से r डॉट अगर मैं कॉमन ले लूं क्या आएगा n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2. तो बच्चे ये याद कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है. याद नहीं है तो लिख लो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन इक्वल टू 0. r वाले r कॉमन लेकर r वाले कलेक्ट कर लो और ये डिस्टेंसेस कलेक्ट कर लो. और अगर आपको सीधा ये याद है 2-3 बार करोगे तो ये याद हो जाएगा. तो सीधा सीधा क्या करो r डॉट पहले प्लेन के नॉर्मल का जो है वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर और पहले की डिस्टेंस प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड. और डिस्टेंस ही सेकंड के लिए जो है कांस्टेंट r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2. तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं इसमें. दिस क्वेश्चन नंबर 10 था. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स. इन 2 प्लेन से पास कर रहा है साथ साथ एक पॉइंट भी गिवन है. वो पॉइंट क्यों गिवन होता है बच्चे वो पॉइंट लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए.
उसके साथ साथ ना दो प्लेन के इंटरसेक्शन के साथ साथ एक कंडीशन और देनी पड़ेगी। वो एक कंडीशन क्यों देनी पड़ेगी? लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। वो एक कंडीशन और जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देनी पड़ेगी उन्हें। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes r dot 2y plus 2j minus 3k equal to 7, r dot 2y plus 5j plus 3k equal to 9। और पासिंग पॉइंट क्या है? पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, और प्लेन इन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। पहले तो देखो ये है n1, ये है n2, ये है d1 और ये क्या है d2। अब आपको याद हो तो क्या बताया था? r डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये होती है इक्वेशन। तो लिख लो r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 क्या है? 2y प्लस 2j माइनस 3k n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2। लैम्डा टाइम्स n2 लिखो तो क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा, लैम्डा टाइम्स n2, इसका n2 का लैम्डा टाइम्स, तो 2 लैम्डा i प्लस 5 लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k इज इक्वल टू d1 इज 7, d1 इज 7 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 इज 9, 7 प्लस 9 लैम्डा। अब बच्चे हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो हम पासिंग पॉइंट अगर एक गिवन है इसको हम एक्स वाई जेड की जगह पुट कर सकते हैं ना। आर को क्या लिखें? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डॉट प्रोडक्ट निकालो, आई आई करो कि मल्टीप्लाई करो तो 2x। ये हमने पहले भी ऐड भी नहीं किया ना, पहले मैं इनको ऐड कर देती हूँ। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट कलेक्ट करो 2y प्लस 2 लैम्डा i, तो 2 प्लस 2 लैम्डा i। j वाले कलेक्ट कर लो 2 प्लस 5 लैम्डा j माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा k इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 7 माइनस से प्लस। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस y इंटू डॉट प्रोडक्ट पता है ना, आई वालों की मल्टीप्लाई प्लस जे वालों की मल्टीप्लाई प्लस के जे वालों की, तो y इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा एंड प्लस z इंटू माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू। अब बच्चे एक्स वाई जेड है 1 2 3, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करो तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। आप एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1 और y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। यहां से आपके पास सॉल्व करके लैम्डा आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब बताना था प्लेन की इक्वेशन दैट इज पासिंग थ्रू द, उस प्लेन की इक्वेशन ये थी, कहीं ये थी उस प्लेन की इक्वेशन। ये सभी प्लेन की इक्वेशन है, तो कहीं पे भी आप क्या करो, आर की लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर दो? 5/2 पुट कर दो तो आपके पास प्लेन की क्या आ जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में तो यही पुट कर लो। ठीक है, n1 प्लस लैम्डा n2, ये यहाँ पर आ रही लिखेंगे r डॉट डॉट n1 प्लस लैम्डा n2। n1 क्या है? n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2। n2 क्या है? ये यहाँ हमने कलेक्ट किया हुआ है बच्चे, यही पुट कर लेंगे, हमने कलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ज्यादा इजी है। यहाँ पे टर्म्स कलेक्ट की है, वेक्टर फॉर्म लिखी है तो इसलिए मैं इसको r ही लिख रही हूँ। r डॉट क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 लैम्डा i है
वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द, उसकी इक्वेशन है ये -3 + 3 मैम लैम्डा। वीडियो स्टॉप। स्टॉप हो गई जस्ट। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या है 5/2, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 5/2। सॉल्व कर लें इक्वेशन ऑफ द प्लेन एज ए पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स। दो प्लेन है तो फर्स्ट प्लेन r डॉट n1 + लैम्डा n2 = d1 + लैम्डा d2। लेकिन जो कंडीशन गिवन है, पहले कंडीशन क्या गिवन थी, पासिंग पॉइंट गिवन था, अब क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन गिवन है। इसको ध्यान से देखो, दो प्लेन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो उनके इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। फर्स्ट प्लेन अब कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, क्या है कार्टेशियन फॉर्म प्लेन की, x + y + z = 1। दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y + 4z = 5 एंड द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो प्लेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है x - y। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन, फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू d1। मतलब मैंने फर्स्ट प्लेन में ले लिया इसको, ठीक है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। आपके पास उस प्लेन की इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। तो क्या आ गई, एक्स वाली कलेक्ट कर लें तो क्या आएगी 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है, 1 + 3 लैम्डा इंटू वाई, 1 + 4 लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 + 5। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है बच्चे। अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई दो परपेंडिकुलर है तो क्या 0 होता है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यानी कि आपने पढ़ा था, याद करो, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। ये प्लेन और कौन सा प्लेन, दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 a1 a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो उस प्लेन की क्या आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना है, अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तब डॉट प्रोडक्ट 0, कोई दो प्लेन पैरेलल हैं तब भी प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये और इस प्लेन, तो वो क्या होंगे पैरेलल। अगर प्लेन पैरेलल हैं तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, उनमें क्या कंडीशन लगेगी पैरेलल की। परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की, दोनों परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन। देखो दोनों पैरेलल है तो उनमें नॉर्मल में पैरेलल की कंडीशन, दोनों पैरेलल है तो नॉर्मल में भी पैरेलल की कंडीशन, और दोनों परपेंडिकुलर है तो देखो इस प्लेन का नॉर्मल ये, इस प्लेन का नॉर्मल ये, तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर। अगर कोई दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनकी नॉर्मल भी पैरेलल, उनके नॉर्मल में भी पैरेलल की कंडीशन आएगी। अगर कोई दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल में भी परपेंडिकुलर की कंडीशन। लेकिन अगर
चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर कोई दो प्लेन पैरेलल है तो उनके नॉर्मल में भी पैरेलल की कंडीशन आएगी, और दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके प्लेन्स में, उनके नॉर्मल्स में भी पैरेलल की कंडीशन आएगी। ठीक है, अभी मैंने अलग अलग वाला नहीं बताया, अलग अलग वाला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि एक अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर। अभी मैंने बोला दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल में पैरेलल की कंडीशन, दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल में भी परपेंडिकुलर की कंडीशन। यहीं पर ओवर करते हैं बच्चे हम, और अपने आप टेस्ट की तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। सिलेबस जो है जितना आज तक हो गया इतना ही आएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस बच्चे लीव करते जाएं आप।